शब्दों का समर्पण लेकर माँ सरस्वती को नमन करती हूँ, साथ ही आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। स्वागत है बेटा आप सभी का विजय एजुकेशन के इस मंच पर। यस यस यस, सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग बेटा। आ जाइए, बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके सिलेबस में न्यू टॉपिक ऐड हुआ है, एनईपी 2020 और शैक्षिक योजनाओं की चर्चा आज हम करेंगे। और बिल्कुल आज आप इस टॉपिक को पढ़कर ये समझ जाएंगे कि कोई जटिल टॉपिक नहीं है, सरल टॉपिक है। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, पहली बार ये ऐड हुआ है, इसलिए बहुत टफ क्वेश्चंस भी यहाँ से बनने वाले नहीं हैं। और टफ बन भी जाएं तो कहाँ से बनेंगे, टॉपिक से ही बनेंगे ना। जब आप टॉपिक की पूरी जानकारी ले लेंगे तो क्वेश्चन कहीं से भी बन जाए, आप उनका आंसर दे पाओगे बेटा। रेडी है, तैयार है? बिल्कुल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करेंगे, शैक्षिक योजनाओं की आज हम बात करेंगे। रेडी है सभी आंसर देने के लिए? ठीक है बेटा, बिल्कुल कूल, बिल्कुल रिलैक्स रहना है, दिमाग से चेहरे पे मुस्कान रखनी है, आंसर देते चले जाना है। बिल्कुल एग्जाम पास है, नजदीक है। जितना एग्जाम नजदीक हो उतना स्वस्थ रहना है, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं करनी है। चलिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बड़े रिलैक्स तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और आंसर देना है। क्लियर है बेटा? केवल आंसर ही नहीं देंगे, पूरे टॉपिक को हम क्लियर करेंगे, पूरे कंटेंट को हम क्लियर करेंगे, ताकि प्रश्न कैसे भी कहीं से भी बन जाए हम उसका आंसर दे सकें। राइट, चलिए। ये तो आपको पता ही है कि कल आपका प्री रीट एग्जाम होने जा रहा है, ऑनलाइन एग्जाम होने जा रहा है अपने एप्लीकेशन पर। ठीक है, विजय एजुकेशन एप्लीकेशन पर रीट का एग्जाम होने जा रहा है। बिल्कुल ध्यान से सुन ले, कल 8 बजे तैयार रहिएगा, 8 बजे एप्लीकेशन पर पहुंच जाना और एग्जाम देना है। संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित एग्जाम है, वही जो आपके एग्जाम में 150 प्रश्न आते हैं, वही 150 प्रश्न यहाँ आने वाले हैं। बिल्कुल, केवल मनोविज्ञान नहीं, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित ये टेस्ट होने वाला है। कल तैयार रहिएगा। एक और बात मैं बता देना चाहती हूँ बेटा आपको, जब आप इस एग्जाम को देंगे, जब आप इस टेस्ट को देंगे और टेस्ट देने के बाद पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आप सबमिट कर देंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है, अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि कोई क्वेश्चन आपको रॉन्ग लग रहा है या किसकी फॉर्मेटिंग आपको गलत लग रही है या आपके अकॉर्डिंग आंसर कुछ और होना चाहिए, ये आपको लग रहा है, तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं क्वेश्चन पर जाकर। कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं वो मैं अभी आपको बता देती हूं, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर कर दिया जाएगा। जैसे आप रिपोर्ट करेंगे, आपका रिपोर्टिंग जो भी समस्या है वो हमारे पास आ जाएगी और आपके पास उसका सॉल्यूशन पहुंच जाएगा। रिपोर्ट कैसे करेंगे एक बार मैं बता देती हूं आपको। देखिए, जैसे आप अपना पेपर सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद व्यू रिजल्ट पर जाना है। आपको कहाँ जाना है? व्यू रिजल्ट पर जाना है। 1 मिनट में देख लीजिए। व्यू रिजल्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये खुलेगा, जिसमें ओवरव्यू है, करेक्ट आपने कितने क्वेश्चन किए, इनकरेक्ट कितने किए, अनअटेम्प्ट कितने किए, पूरा विवरण यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, ये विवरण आ जाता है। अब आपको क्या करना है, किसी पर भी टिक लगा देना है, करेक्ट पर या इनकरेक्ट पर। कहीं भी आप जब टिक करेंगे, जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है सी फुल सॉल्यूशन, तो आप फुल सॉल्यूशन पर टिक करना। फुल सॉल्यूशन पर जैसे टिक करेंगे तो ये फुल सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। अब आप मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में डाउटफुल हैं और आप रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो देखिए जब ये वाली स्लाइड ओपन होगी तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बना पाओगे। ठीक है, अभी हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो, लेकिन बिल्कुल दिख जाएगा जब आप अपनी एप्लीकेशन में जाओगे। यहाँ आपको क्या दिखाई देगा? एक ट्रायंगल बना हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो आप क्या करना, अगर किसी भी क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हैं तो आप उस ट्रायंगल पर क्लिक करना बेटा। ठीक है, जैसे आप ट्रायंगल पर क्लिक करोगे, जैसे उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये फॉर्मेट ओपन होगा रिपोर्ट का। उसमें रॉन्ग क्वेश्चन आपको लग रहा है तो क्लिक कर देना, फॉर्मेटिंग इशू है तो क्लिक कर देना, और इनके अलावा अलग बात कुछ कहना चाहते हैं आप कि आपके अकॉर्डिंग आंसर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो अदर पर क्लिक करना। जैसे ही आप अदर पर क्लिक करोगे तो अदर पर क्लिक करने से ये वाला फॉर्मेट यहाँ आ जाएगा, जिस पर आप अपना जो भी लिखना चाहते हैं। अदर के बाद मोर इन्फो यानी मोर इन्फॉर्मेशन, आप क्या लिखना चाहते हैं, क्या लगा आपको, आपके अकॉर्डिंग। कई बार होता है ना कि आपको डाउट रहता है और वही डाउट आपको परेशान करता रहता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। जहां भी आपको कुछ भी डाउट लगता है, आप कहाँ जाना, इसमें लिख देना। ठीक है, अगर आपको लग रहा है रॉन्ग क्वेश्चन है तो रॉन्ग क्वेश्चन को क्लिक करना और सबमिट कर देना। फॉर्मेटिंग इशू अगर आपको लग रहा है, क्लिक करना, सबमिट कर देना। इनके अलावा अदर इशू आपको लग रहा है तो अदर पर क्लिक करेंगे तो ये वाला
ऑप्शन आपके सामने मोर इन्फॉर्मेशन वाला ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। लिख करके ये नीचे रहा सबमिट, उसे सबमिट कर देना। जैसे आप यहाँ से सबमिट करेंगे आपकी ये रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, क्लियर, सिंपली ध्यान रखेंगे। चलिए अब आ जाइए, हम बात करने जा रहे हैं आज NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करेंगे और शैक्षिक योजनाओं की हम बात करेंगे। ठीक, चलिए ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई, बताइए क्या आंसर आएगा इसका। 1 जनवरी 2015, 1 मई 2016, जून 2017, मई 2019, क्या आंसर आने वाला है। यस, बेटा कोई भी इश्यू अगर आपको है ना प्री रीड एग्जाम से संबंधित और समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, आप कॉल कर लो। फोन नंबर आपके पास होगा 9587305306। ठीक है, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यहां आप आंसर दे रहे हैं, क्या आंसर दे रहे हैं बेटा, बी और सी आंसर आएगा बेटा नंबर 2। TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए 1 मई 2016 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। आपको यह विवरण पूरा पता होना चाहिए। पूरा विवरण पता होने के लिए बिल्कुल आप एक झलक देख लीजिए। ये देखिए, आराम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका वर्तमान नाम शिक्षा मंत्रालय है, ध्यान से सुनना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा 1 जनवरी 2015 से नई शिक्षा नीति के लिए परामर्श प्रक्रिया प्रारंभ की गई। क्या प्रारंभ की गई? परामर्श प्रक्रिया। ये क्या प्रॉब्लम हो गई? इसमें क्या दिक्कत आ गई? एक मिनट बेटा, कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें। ये इसमें देख करके देखते हैं एक बार।
अब देखिए आवाज आ रही है, यस और नो? मानव संसाधन मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है, MHRD, फुल फॉर्म क्या है इसकी बेटा देख लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा 1 जनवरी 2015 से नई शिक्षा नीति के लिए परामर्श प्रक्रिया प्रारंभ की गई। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, नई शिक्षा नीति के लिए परामर्श प्रक्रिया कब प्रारंभ की गई? परामर्श प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी 1 जनवरी 2015 को। फिर 1 मई 2016, ध्यान दें, 1 मई 2016 में भूतपूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 1 मई 2016, ठीक है, 1 मई 2016। अब देखिए आगे, जून 2017 में इसरो के पूर्व प्रमुख पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए समिति का क्या किया गया? गठन किया गया। मई 2019 में, कब? मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा कैबिनेट को प्रस्तुत किया गया और 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने इस शिक्षा नीति के मसौदे को क्या दी? मंजूरी प्रदान की। ठीक है, ये पूरी चर्चा आप इस तरह से ध्यान रखेंगे, ठीक है, पूरी चर्चा को इस तरह से ध्यान रखेंगे। क्लियर है बात? आ गई बात समझ में? ठीक है, तो समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? कब प्रस्तुत की थी? 1 मई 2016, 1 मई 2016। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कितने वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति लागू की गई? बताइए, कितने वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति लागू की गई? 34 वर्ष, 36 वर्ष, 38 या 40 वर्ष? क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? यस, वॉइस प्रॉब्लम है, वॉइस में दिक्कत आ रही है क्या बेटा? वॉइस में दिक्कत आ रही है। चलो एक बार आंसर दो। यस, 34 वर्ष। कितने वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति लागू की गई? 34 वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति लागू की गई। कैसे? देखिए, पहली शिक्षा नीति, सिंपल ध्यान रखना, पहली शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार में, ठीक है, पहली शिक्षा नीति। उसके बाद दूसरी शिक्षा नीति कब आई? 1986 में राजीव गांधी की सरकार में दूसरी शिक्षा नीति आई। उसके बाद तीसरी शिक्षा नीति 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में, ठीक है, तीसरी शिक्षा नीति आई। तो तीसरी शिक्षा नीति कितने वर्षों के बाद आई? 34 वर्षों के बाद आई है। तो स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति 2020। और अगर पूछ लिया जाए 21वीं सदी की, तो 21वीं सदी की ये पहली शिक्षा नीति है। 21वीं सदी की ये पहली शिक्षा नीति है, स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। और ये शिक्षा नीति कितने वर्षों के बाद आई? 34 वर्षों के बाद आई। क्लियर है बेटा? क्लियर? चले आगे, चलिए देखिए, एनईपी 2020 के अंतर्गत कितने भाग व अध्याय हैं? बताइए, आंसर दीजिए। कितने भाग व अध्याय हैं? 4 भाग 28 अध्याय, 6 भाग 27 अध्याय, 27 भाग 4 अध्याय, 4 भाग 27 अध्याय। बताइए क्या आंसर होगा? यस यस यस, जल्दी से आंसर दो बेटा, क्या आंसर होगा? शाबाश। क्या आंसर होगा? आराम से देखो, जो एनईपी 2020 है उसके अंतर्गत कितने भाग व अध्याय हैं? कितने भाग व अध्याय हैं? बिल्कुल ध्यान दे बेटा, कितने भाग व अध्याय हैं? 4 भाग और 27 अध्याय हैं, ध्यान देना, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 4 तो भाग हैं और 27 अध्याय हैं। 4 भाग 27 अध्याय कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। 4 भाग 27 अध्याय कौन कौन से हैं देख लीजिए। ये देखिए 4 भाग, पहले देखो 4 भाग कौन से हैं? ये 4 भाग हैं। स्कूली शिक्षा, इसमें अध्याय कितने हैं? 1 से 8 अध्याय हैं। दूसरा भाग क्या? उच्चतर शिक्षा, अध्याय 9 से 19 है इसमें। तीसरा भाग क्या है? केंद्रीय विचारणीय मुद्दे, इसमें अध्याय 20 से 24 तक अध्याय हैं। और चौथा भाग क्या है? क्रियान्विति की रणनीति, और इसमें अध्याय है 25 से 27। ठीक है,
आपके सिलेबस में, रीट सिलेबस में केवल और केवल भाग कौन सा पढ़ना है? स्कूली शिक्षा। इनकी बात हमें नहीं करनी है, इनकी बात हमें नहीं करनी है। केवल कौन सा भाग पढ़ना है बेटा? स्कूली शिक्षा। तो स्कूली शिक्षा के अंतर्गत अध्याय कितने हैं? 8। 8 अध्याय में से भी आपके सिलेबस में 6 अध्याय पढ़ने हैं आपको, ठीक है। 8 अध्याय, 8 अध्याय कौन कौन से हैं देखिए। 8 अध्याय कौन कौन से देखिए। पहला अध्याय बिल्कुल देख लीजिए। पहला अध्याय क्या है? प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, सीखने की नींव, ECCE की चर्चा यहाँ की गई है। दूसरा अध्याय, तो पहला अध्याय बिल्कुल पढ़ना है आपको। दूसरा है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, ये वाला अध्याय भी आपको पढ़ना है। तीसरा अध्याय ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना, ठीक है। ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, ये आपको नहीं पढ़ना है बेटा, ये आपको नहीं पढ़ना है। चौथा है स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र अधिगम समग्र, एकीकृत, आनंदमय और रुचिकर होना चाहिए, ये भाग भी आपको पढ़ना है, ठीक है। आगे देखिए, 8 अध्याय हैं, ठीक है। 5वां कौन सा है? 5वां है शिक्षक, ठीक है। चौथा भी पढ़ना था, 5वां शिक्षक भी पढ़ना है। 6 भी पढ़ना है, समतामूलक और समावेशी शिक्षा। 7 आपको नहीं पढ़ना है, 7 आपको नहीं पढ़ना है, 7 आपको नहीं करना है, ठीक है। स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रत्यायन, ये भी आपको करना है। तो सिंपल है। भाग कितने हैं? 4। उसमें से आपको केवल पहला भाग पढ़ना है। पहला भाग कौन सा पढ़ना है? स्कूली शिक्षा। स्कूली शिक्षा में अध्याय कितने हैं? 8। उसमें से आपको 2 अध्याय नहीं पढ़ने हैं, अध्याय नंबर 3 और अध्याय नंबर 7 आपको नहीं पढ़ना है। कितने अध्याय पढ़ने हैं? 6 अध्याय पढ़ने हैं, ठीक है। कितने अध्याय पढ़ने? 6 अध्याय पढ़ने हैं। क्लियर है बेटा? चलो आगे चलेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया? ठीक है, 2020 में नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नाम क्या दिया गया? क्या नाम दिया गया? जल्दी से बता दो। मानव संसाधन मंत्रालय, नया शिक्षा मंत्रालय, विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, क्या आएगा आंसर? यस बेटा, आंसर क्या आएगा बताओ? बिल्कुल आंसर आएगा क्या? शिक्षा मंत्रालय। आंसर आएगा शिक्षा मंत्रालय। तो सर्वप्रथम आजादी के बाद नाम क्या रखा गया था? शिक्षा मंत्रालय। लेकिन दूसरी शिक्षा नीति के अंतर्गत नाम बदलकर क्या रख दिया? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और वापस तीसरी शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का वापस नाम परिवर्तित कर दिया गया और नाम क्या रख दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। तो वर्तमान में नाम क्या है? शिक्षा मंत्रालय। क्लियर? चलो आगे देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार ECCE का पूरा नाम क्या है? ECCE का पूर्ण नेम, यस, पूर्ण रूप क्या है बताइए, क्या है? एजुकेशन ऑफ अ यूजिंग चाइल्ड इन एलिमेंट्री क्लास, एलिमेंट्री क्लासेस ऑफ चाइल्ड एजुकेशन, एजुकेशनल क्लासेस फॉर लर्निंग अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। बताइए बेटा क्या नाम है? यस, बिल्कुल ECC, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी प्रारंभिक बचपन देखभाल व शिक्षा, प्रारंभिक बचपन देखभाल व शिक्षा। ECCE जो कि बात करता है 3 से 8 वर्ष के बच्चों की, 3 से 8 वर्ष के बच्चों की। यहाँ पर बच्चों की नींव तैयार की जाती है, आधार तैयार किया जाता है, सभी पक्षों से संबंधित, ठीक है, सभी पक्षों से संबंधित। बच्चों को यहाँ खेल खेल में सिखाया जाता है, कठपुतली के माध्यम से सिखाया जाता है, नाटक के माध्यम से सिखाया जाता है, गाना गाकर सिखाया जाता है। तो 3 से 8 वर्ष के बच्चों की बात की जाती है ECCE के अंतर्गत। ये क्वेश्चन आपके सामने आया है और इसी संदर्भ में एक मेन सूचना भी आपको दे देना चाहती हूँ कि बिल्कुल नो डाउट आपको पता होगा कि एनईपी 2020 के अंतर्गत प्री प्राइमरी एजुकेशन पर विशेष फोकस किया जा रहा है और प्री प्राइमरी पर विशेष फोकस करने के कारण बम्पर भर्तियां आने वाली हैं और
उन भर्तियों का लाभ कौन उठा पाएंगे जिन्होंने एनटीटी डिप्लोमा, ईसीसी डिप्लोमा कर रखा है। जबरदस्त भर्ती आने वाली है और अभी तक का ये रिकॉर्ड रहा है, इससे पहले भी 2-3 बार भर्ती आई है कि जितने बच्चे फॉर्म भरते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, सबकी जॉब लगती है, सबकी जॉब लगती है। तो आपके सामने ये सुनहरा अवसर आने वाला है। तो कोर्स अगर आपने नहीं किया है तो कोर्स बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि प्री प्राइमरी पर विशेष फोकस दिया जा रहा है और भर्तियां हो सकता है 40,000 के ऊपर भर्तियां आए, 40, 45, 50,000 भर्तियां आ सकती हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो ईसीसी बात करता है 3 से 8 वर्ष के बच्चों की बात करता है। यहाँ पर बच्चों का बच्चों का आधार तैयार किया जाता है। प्रारंभिक देखभाल, प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा, इंग्लिश में क्या कहेंगे, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। एनईपी 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 शैक्षिक मॉडल को, वर्तमान में जो 10+2 शैक्षिक मॉडल चल रहा है उसको एक नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। तो शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली क्या है वर्तमान में, बताइए बताइए क्या है। 1, 2, 3, 4 में से क्या आंसर आने वाला है? यस, आंसर दीजिए बेटा, आंसर दीजिए। बिल्कुल 5 + 3 + 3 + 4। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 5 + 3 + 3 + 4। अब ये क्या है, कैसे है, वो देख लीजिए, वो समझ लीजिए, ये समझ लीजिए। देखिए, ठीक है, देखो सबसे पहले यहां से चलेंगे। ठीक है, यहां से चलेंगे फाउंडेशन स्टेज। ठीक है, फाउंडेशन स्टेज यानी नींव अवस्था है, ये नींव, आधार, नींव अवस्था। नींव अवस्था में बात की जा रही है 3 से 8 वर्ष के बच्चों की। जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं वो कहाँ पढ़ेंगे? आंगनबाड़ी, नाम दिया गया है बाल वाटिका। बात समझ में आई? 3 से 6 वर्ष के बच्चे, सिंपल बात है बेटा। बच्चे का जब जन्म होता है तो जन्म से 3 वर्ष तक तो वो घर में ही पढ़ता है, शिक्षा देती है माँ। ठीक है, और 3 से 6 वर्ष में उसको आंगनबाड़ी या बाल वाटिका में डाल दिया जाता है, जहां उसकी नर्सरी, एलकेजी, एचकेजी, ठीक है, 3 क्लास, नाम कुछ अलग भी इनके हो सकते हैं, नर्सरी, एलकेजी, एचकेजी, 3 साल यहाँ पढ़ा। ठीक है, फिर 6 to 8, ठीक है, 6 से 7 और 8 क्लास 1st and 2nd, क्लास 1st and 2nd। तो ये 5 वर्षों की बात समझ में आ गई। 4, 5, 6, 7, 8 वर्ष कौन सा है यहाँ? 3 से 4, 4, 5, 6, 7, 8, ये 5 वर्षों की बात समझ में आ गई। 3 से 6 वर्ष में आंगनबाड़ी बाल वाटिका, 6 से 8 में क्लास 1st and 2nd। ठीक है, तो ये 5 वर्षों का हो गया कार्यक्रम। फिर 5 + 3 + 3 + 4 यही था। ठीक है, 3 साल। अब यहां आ जाइए, 9 से 11, 9, 10, 11, 3 साल हो गए, क्लास 3rd, 4th and 5th। क्लियर है? वापस आ जाइए, 3 साल। ठीक है, 12, 13, 14, 3 साल हो गए, क्लास यहाँ कौन सी पड़ेगा? 6th, 7th और 8th। अब आ जाइए 4th स्टेज। ठीक है, 4 साल, 15, 16, 17, 18, क्लास कौन सी पड़ेगा? 9th, 10th, 11th और 12th। तो ये नींव अवस्था है। ठीक है, नींव अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था है, मध्य की अवस्था है, माध्यमिक अवस्था है। ठीक है, नींव अवस्था, प्रारंभिक अवस्था, मध्य की अवस्था, माध्यमिक अवस्था। इस तरह से आपको समझ लेना है बेटा। क्लियर बात है? आगे चले? यस, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा या कह दो स्थानीय भाषा या कह दो क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया गया है? बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दे दो। कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा बेटा? यस, आंसर दो, शाबाश, बिल्कुल कक्षा 5। ठीक है, तो शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए? कक्षा 5 तक। और अगर
आवश्यकता है तो इसके बाद भी किया जा सकता है, लेकिन एटलीस्ट कक्षा 5 तक तो बच्चे को मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण कराएं ताकि वो हर जगह अपने घर जैसा माहौल फील कर सके। चलिए देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसे शिक्षा की समकालीन नीतियां बच्चों में कौन से कौशल विकसित करने का प्रस्ताव करती है? यस, एनईपी 2020 बच्चों में कौन से कौशल विकसित करने का प्रस्ताव रखती है? बताइए। समालोचनात्मक चिंतन, स्मरण और पुनरुत्पादन, परीक्षा के लिए सीखना, रटना। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? यस, देते चले जाओ आंसर। बिल्कुल सही दे रहे हैं बेटा। यस, समालोचनात्मक चिंतन, इसके अलावा अवधारणात्मक समझ, इसके अलावा रचनात्मक व तार्किक सोच। बहुत सारे ऐसे कौशल है जिनका प्रस्ताव रखती है कौन? एनईपी 2020। रटने पर ध्यान नहीं देती है कि बच्चे को केवल रटने के लिए नहीं, बच्चा रटे नहीं। अगर बच्चा रटेगा तो उसके मानसिक विकास कभी नहीं हो पाएगा। परीक्षा के लिए सीखना, केवल परीक्षा के लिए नहीं, अरे जीवन के लिए, पूरा जीवन जीना है तो ऐसी शिक्षा ग्रहण करने पर बल देती है जो पूरे जीवन में काम आए, जीवनोपयोगी शिक्षा। स्मरण और पुनरुत्पादन, स्मरण का मतलब स्मरण सीधे सीधे रटने को इंगित करता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है कि एनईपी 2020 कौन से कौशल विकसित करने पर बल देती है? समालोचनात्मक चिंतन, अवधारणात्मक समझ, रचनात्मक सोच, तार्किक सोच आदि। चलिए नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए? 300 बच्चों का जो मूल्यांकन होता है वो 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को दर्शाता है। बताइए इसमें क्या दर्शाता है? विद्यार्थियों के प्रदर्शन की दूसरे विद्यार्थियों से तुलना की जाती है, विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति, विद्यार्थियों की संख्यात्मक क्षमताओं के अनुसार सही पहचान कर 8 बिंदु श्रेणी पैमाने पर नामांकन, विद्यार्थियों की अवधारणाओं में कमियां जिन पर अभिभावकों को मेहनत करनी है। आंसर दीजिए। यस बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आंसर आएगा नंबर 2। ठीक है, 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र से तात्पर्य है बालकों की संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक जिसे हम क्रियात्मक पक्ष भी कह सकते हैं। यस, वो शैक्षिक उद्देश्य हैं ये जिनका वर्गीकरण बीएस ब्लूम के द्वारा किया गया था कि बच्चे के सभी पक्षों में परिवर्तन आना चाहिए, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में मूल्यांकन का अभिरूप कहां से कहां हो जाना चाहिए? बताइए। योगात्मक से रचनात्मक, रचनात्मक से योगात्मक, अधिगम से रटकर याद रखना, लचीले उपागम से कठोर मानकीकृत परीक्षण। क्या आंसर होगा? यस, शाबाश बेटा, बताते चले जाओ। वही सब तो ठीक आ रही है ना? बी आंसर, बी आंसर, बी आंसर। ध्यान से पढ़ो बेटा। 2020 के अनुसार विद्यालय में मूल्यांकन का अभिरूप क्या से क्या होना चाहिए? आप बी आंसर क्यों दे रहे हैं? गलत है। बी आंसर कैसे होगा बेटा? सही आंसर क्या है? योगात्मक से रचनात्मक की ओर बढ़ना चाहिए। ज्यादा अच्छा मूल्यांकन किससे होता है? रचनात्मक। रचनात्मक जिसे हम निर्माणात्मक भी कहते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट। रचनात्मक जिसे हम निर्माणात्मक भी कहते हैं। यस, रचनात्मक मूल्यांकन के द्वारा
केवल ये डिसीजन नहीं लिया जाता कि बच्चा पास हो गया फेल हो गया, नहीं, रचनात्मक मूल्यांकन सतत मूल्यांकन की बात करता है। रचनात्मक मूल्यांकन निदान और उपचार की बात करता है कि बच्चे की कमियों को जाने और तुरंत उन्हें दूर करने का भी प्रयास करे ताकि बच्चा निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे। यस, रचनात्मक मूल्यांकन इज द बेस्ट। तो योगात्मक से रचनात्मक होना चाहिए। योगात्मक पर बल नहीं दिया गया है, किस पर बल दिया गया है? रचनात्मक पर बल दिया गया है। तो बेटा ए आएगा, ठीक है, बी नहीं आएगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है, पहला ऑप्शन है, योगात्मक से रचनात्मक हो जाना चाहिए। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्लास देख लीजिए ध्यान से। सीडीपी यानी मनोविज्ञान महामैराथन क्लास आने वाली है इसके बाद बेटा। महामैराथन क्लास 20 फरवरी 2025, 20 फरवरी 2025। जो ये पहले की क्लासेस और मैराथन क्लासेस इतनी भी आपने देख ली, आपका पूरा काम हो जाना है, ठीक है। और दूसरी जानकारी कि प्री रीट एग्जाम कल है प्री रीट एग्जाम शाम को 8 से 10:30 के बीच। जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तुरंत जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएं और कल इस प्री रीट एग्जाम को आप दें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य, 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है बेटा? बिना शिक्षा बिना बोझ के, सबका साथ सबका विकास, भारत को वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति बनाना, लर्निंग द ट्रिगर विद इन। बताओ क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा बताइए जल्दी से बेटा। यस 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 यस, क्या बात है। ए आंसर भी आ रहा है, सी आंसर भी आ रहा है, ए और सी आ रहा है, ए और सी आ रहा है। बेटा ये बात तो एनसीएफ 2005 करता है, ये बात एनसीएफ 2005 करता है। यहां बात चल रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी के लिए समावेशी व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और भारत को वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति बनाना। यह उद्देश्य है किसका? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का, कि 2030 तक, कब तक? 2030 तक सभी के लिए समावेशी व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और भारत को वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति बनाना। यह उद्देश्य है किसका? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का। क्लियर है? आगे चलते हैं। एनईपी 2020 में डिजिटल शिक्षा के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म विकसित किया गया? एनईपी 2020 की बात हो रही है, इसमें डिजिटल शिक्षा के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म विकसित किया गया? बताइए। स्वयं, दीक्षा, ईपीजी पाठशाला, एनपीटीईएल। बताइए क्या आंसर होगा डिजिटल शिक्षा के लिए? क्या हुआ बेटा? वॉइस तो सही चल रही है ना? यस यस यस, आंसर आएगा बेटा दीक्षा। एनईपी 2020 में डिजिटल शिक्षा के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है? कौन सा प्लेटफॉर्म? दीक्षा विकसित किया गया है। और दीक्षा, दीक्षा क्या है, क्या तात्पर्य है दीक्षा से, ये आप देख लीजिए। दीक्षा का पूरा नाम, दीक्षा का पूरा नाम क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ठीक है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, इट इज अ फुल फॉर्म ऑफ दीक्षा, ठीक। 5 सितंबर 2017 को भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। यह एक डिजिटल ऐप है। दीक्षा राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद व मानव संसाधन विकास मंत्रालय की क्या है? पहल है। सिंपल ध्यान दे लेना, ठीक है। किसकी पहल है? राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका वर्तमान नाम क्या है? शिक्षा मंत्रालय, की एक पहल है। इसके अलावा इसका आदर्श वाक्य क्या है? हमारे शिक्षक हमारे नायक। ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण एवं विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए दीक्षा नामक साइट व ऐप लॉन्च किया गया। किसके लिए? शिक्षक प्रशिक्षण के लिए। शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है और विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए। दीक्षा ऐप पर कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। क्लियर?
ठीक है। यस, क्या हो बेटा, आवाज में ज्यादा दिक्कत है क्या? आवाज में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा, समझ में तो आ रही है ना? यस। नई शिक्षा नीति 2020 में पहले 5 सालों को कौन सी अवस्था कहा जाता है? पहले 5 सालों को कौन सी अवस्था कहा जाता है? मैं पहले बता चुकी हूं, आप मुझे करेक्ट आंसर दे दीजिए, बताइए। मध्य चरण, नींव चरण, माध्यमिक चरण, प्रारंभिक चरण, बताओ। यस, शाबाश, बहुत बढ़िया। यस 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 यस। देखिए, पहले 5 साल कौन सा चरण है? नींव चरण, ठीक है, ये पहला चरण है। प्रारंभिक ये दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण है, और ये चौथा चरण है। 4 चरण पहले ध्यान रखेंगे आप। पहला चरण नींव चरण, फाउंडेशन स्टेज। दूसरा चरण प्रारंभिक चरण, प्रिपरेटरी स्टेज। तीसरे चरण का नाम है मध्य चरण, मिडिल स्टेज। और चौथे चरण का नाम है माध्यमिक चरण, सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, ये 4 चरण है। ठीक है, और फॉर्मूला क्या है? 5 + 3 + 3 + 4। 5 + 3 5, 5 + 3 + 3 + 4। क्लियर? सही है, आगे चले। छात्रों के आंकलन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है। आंकलन के लिए, ठीक है, आंकलन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है, जिसका नाम बताइए बेटा। बेटा समझने पर फोकस करो, आवाज अपने आप समझ में आ जाएगी। बताइए, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया, जिसका नाम क्या है? यस, जिसका नाम क्या है? परख। जिसका नाम क्या है? परख। तो परख की जानकारी भी थोड़ी बहुत ले लीजिए आप। परख क्या है? देखिए, परख की फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे। परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, परख, परफॉर्मेंस ए से असेसमेंट, आर से रिव्यू, ए से एनालिसिस, के से नॉलेज और एच से होलिस्टिक डेवलपमेंट। हिंदी में हम कहेंगे प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा एवं समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण। ठीक है, यह सर्वेक्षण 4 दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया, ध्यान रख लेना है। इस सर्वेक्षण को पहले राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, ठीक है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? नेशनल अचीवमेंट सर्वे के नाम से जाना जाता था। इस सर्वेक्षण के जरिए छात्रों के शैक्षिक स्तर का पता लगाया गया और शिक्षा प्रणाली में सुधारों के लिए क्या दिए गए? सुझाव दिए गए। सिंपल, इतनी चर्चा आपको ध्यान रख लेनी है, मोर देन सफिशिएंट। चलिए आगे चलते हैं। नई शिक्षा नीति स्तंभों पर आधारित है। तो NEP 2020 में स्तंभ कितने हैं? कितने स्तंभ हैं बताइए? 5, 4, 3, 8। हाँ, सभी एक बार लाइक करेंगे तो वॉइस भी अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा बेटा, आपने आपका नाम नहीं पढ़ पाई कि सभी एक बार लाइक करेंगे तो वॉइस अपने आप अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल सही है। चलिए आंसर दे दो। क्या आंसर आएगा? यस, कितने स्तंभ? 5 स्तंभ। बेटा आपको 5 स्तंभ के नाम भी पता होने चाहिए। 5 स्तंभ के नाम आप याद कर लेंगे और 5 स्तंभ के नाम ये रहे आपके सामने, है ना। 5 स्तंभ के नाम याद करें। क्या है? पहला, सब तक पहुंच।
दूसरा समानता, तीसरा गुणवत्ता, चौथा वहनीय जिसे हम किफ़ायती भी कहते हैं, और पांचवा जवाबदेही उत्तरदायित्व। फिलहाल 5 स्तंभ ध्यान रखने, संख्या 5 है और 5 स्तंभों के नाम आपको एज इट इज ध्यान रख लेने हैं। सब तक पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय या कह दो किफ़ायती, और नंबर 5 है जवाबदेही या उत्तरदायित्व। क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे। देखिए, प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक छात्र का अनुपात, किसका अनुपात? शिक्षक छात्र का अनुपात, पीटीआर किससे कम रखा गया? बताइए। प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक छात्र अनुपात कितना रखा गया? 30:1, 40:1, 20:1, 25:1। बिल्कुल एनईपी 2020 की बात हो रही है। ठीक है, एनईपी 2020 के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक छात्र का अनुपात रखा गया। बताइए। यस, 30:1। ठीक है, लेकिन 25:1 रखा गया है वंचित बालकों की अधिकता वाले स्कूलों में। अनुपात क्या रहेगा? 25:1। ठीक है, वंचित बालकों की अधिकता वाले स्कूलों में 25:1 और नॉर्मल विद्यालय में 30:1। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईसीसी के अंतर्गत कौन सा प्रावधान नहीं है? ईसीसीई, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ईसीसी के अंतर्गत कौन सा प्रावधान नहीं है? बताइए। शिक्षा 3 वर्ष से प्रारंभ हो जाएगी, एबीएल को शामिल किया जाएगा, खेल पहेलियां नाटक कठपुतली के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, शिक्षकों के रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाएगा। यस, आंसर दो बेटा, क्या आएगा? आंसर दीजिए, क्या आंसर आएगा? शाबाश, देखते हैं किसका आंसर सही होने वाला है। जल्दी से आंसर दो। सारे आंसर आ रहे हैं, 1 2 3 4 सब। ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। यस, देखिए बेटा, बात हो रही है ईसीसीई की। बात किसकी हो रही है? ईसीसीई की बात हो रही है। ईसीसीई जो कि स्कूली भाग का अध्याय कौन सा है? ये अध्याय 1 है। अध्याय 1 है ईसीसीई। इसके अंतर्गत शिक्षा 3 वर्ष से प्रारंभ हो जाएगी। बिल्कुल ये बात कही गई है। एबीएल, एबीएल का मतलब क्या है? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ठीक है, गतिविधि आधारित अधिगम, एबीएल को शामिल किया जाएगा। बिल्कुल सही है। खेल पहेलियां नाटक कठपुतली के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल सही है। शिक्षकों के रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाएगा। सही है, लेकिन ये बात ईसीसी यानी अध्याय 1 की नहीं है। ये बात जो है ना अध्याय 2 में आती है, जिसमें बुनियादी शिक्षा की बात की जाती है। अध्याय 2 के अंतर्गत ये बात आती है। ठीक है, तो यहां आंसर आएगा डी। यस, 4। क्लियर है? चलें आगे। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया। प्रत्येक शिक्षक 50 घंटे के सतत व्यावसायिक विकास सीपीडी कार्यक्रम में हिस्सा लेगा। बधिर छात्रों के लिए भारतीय संकेत भाषा ISL को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा। कक्षा 8 से ही वोकेशनल कोर्स शुरू किया जाएगा। बताइए क्या आंसर होगा इसका? क्या आंसर होगा? यस यस यस, आंसर दीजिए। शाबाश। यस बेटा, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये बात भी बिल्कुल सही है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। ये बात सही नहीं है कि कक्षा 8 से वोकेशनल कोर्स शुरू किया जाएगा। बेटा कक्षा 8 से नहीं, कक्षा 8 से नहीं, कक्षा 6 से ही वोकेशनल कोर्स शुरू किया जाएगा। ये बात आपको यहां ध्यान रखनी है। क्लियर? आंसर आएगा नंबर 4 डी।
नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कितने आयु वर्ग पूछा है, कितने आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया, बताइए। मतलब 2020 के अंतर्गत कौन से आयु वर्ग के बच्चों की बात की जाती है, बताइए आप मुझे। 3 से 18 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 3 से 8 वर्ष, 6 से 18 वर्ष, क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? यस, देखिए यहां आंसर आएगा 3 से 18। ये बात की गई है NEP 2020। NEP 2020 बात करता है 3 से 18 वर्ष के बच्चों की, ठीक है। अगर हम 6 से 14 की बात करें, 6 से 14 RTE 2009 के अंतर्गत बात की गई है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की। 3 से 8 पर्टिकुलर बात करें तो 3 से 8 ECCE के अंतर्गत बात की जाती है। 6 से 18 वर्ष विकलांग बालकों के लिए, ठीक है, विकलांग बालकों का आयु वर्ग रखा गया है 6 से 18। बात समझ में आ गई? 3 से 18 NEP 3 से 18 वर्ष के बच्चों की बात करता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात करता है RT 2009। 3 से 8 की बात आए तो 3 से 8 में आप ECCE पर जाएंगे, और 6 से 18 की बात आए तो विकलांग बालकों को रखा गया है 6 से 18, ठीक है, किसके अंतर्गत? RT 2009 के अंतर्गत। क्लियर? चलें आगे। चलो जी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये रहा 20। मिशन मोड के अंतर्गत किस अवधि तक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, यह अध्याय दूसरा है आपका, बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान FLN, फाउंडेशनल L से क्या है? लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ठीक है, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त करना राज्य के केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी होगी। कब तक बताइए, क्या आंसर आएगा? कब तक जिम्मेदारी होगी? यस, कब तक होगी? बिल्कुल 2025-26 तक ये लक्ष्य रखा गया था, ध्यान देंगे। आगे चलेंगे नेक्स्ट मनोविज्ञान की महामैराथन क्लास आ रही बेटा 20 फरवरी को, 20 फरवरी गुरुवार को महामैराथन क्लास, और कल जो है प्री रीट एग्जाम है, देना ना भूलें। कल शाम को 8 से 10:30, जिसने भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया आज करवा लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21। मुख्यमंत्री निशुल्क फैब्रिक वितरण योजना, NEP के क्वेश्चंस के बाद योजनाओं के क्वेश्चन चालू हो चुके हैं बेटा। मुख्यमंत्री निशुल्क फैब्रिक वितरण योजना, ठीक है, जो शुरू हुई थी 29 नवंबर 2022 के तहत राज्य सरकार कितने रुपए विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म सिलाई के लिए देगी? बताओ, रुपए 500, रुपए 200, रुपए 600 या रुपए 400? बिल्कुल बेटा ध्यान देना, सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 8 तक के बच्चों को 2 सेट यूनिफॉर्म के दिए जाएंगे, 2 सेट यूनिफॉर्म के दिए जाएंगे। और सिलाई के लिए कितने रुपए? 200 रुपए। सिलाई के लिए कितने रुपए? 200 रुपए। यस, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी बेटी योजना 2004-5 के संबंध में असत्य कथन नहीं है। क्या है? असत्य कथन नहीं है, मतलब सत्य कथन ही है, असत्य कथन नहीं है। देखिए, इस योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक की अनाथ बालिका को 2100 रुपये वार्षिक दिए जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, ये सत्य कथन है, ठीक है, यानी कि असत्य कथन नहीं है, ये असत्य कथन नहीं है, ये असत्य कथन नहीं है, मतलब सत्य कथन है। कक्षा 9 से 12 तक की बालिका को 2500 रुपये वार्षिक दिए जाएंगे, ये भी सत्य कथन है, मतलब असत्य कथन नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? यस, 1 और 2। आंसर क्या है? 1 और 2। क्लियर? चलिए देखिए,
निम्न में से कौन सा पीएम पोषण योजना जो शुरू हुई 29 सितंबर 2021 को पीएम पोषण योजना के उद्देश्य में शामिल नहीं है? जो पीएम पोषण योजना है उसके उद्देश्य में शामिल नहीं, यानी कौन सा उद्देश्य नहीं है ये आपको बताना है। सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाना, प्री प्राइमरी या बाल वाटिका में पढ़ने वाले बालकों को भोजन उपलब्ध करवाना, लड़कियों के ड्रॉप आउट को रोकना, बच्चों को नियमित विद्यालय आने के लिए प्रोत्साहित करना व नामांकन बढ़ाना। बताइए असत्य कथन मतलब कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। यस, ये आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। यस यस यस, बताओ जल्दी से, शाबाश, बहुत बढ़िया। शालू, विलेज, कांता, सोनू, मुकेश, मोनिका, सुमन, निर्मल, यस बेटा, सी आंसर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पीएम पोषण योजना जो कि 29 सितंबर 2021 को चालू हुई, बिल्कुल इसका उद्देश्य क्या है? सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाना, प्री प्राइमरी या बाल वाटिका में पढ़ने वाले बच्चों को भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा और बच्चों को नियमित विद्यालय आने के लिए प्रोत्साहित करना और नामांकन को बढ़ाना। ठीक है, यहां आंसर आएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पालनहार योजना 2005 में पात्रता की शर्तों में कौन सी श्रेणी शामिल नहीं है? कौन सी श्रेणी शामिल नहीं है? ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई हो, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दिव्यांग हैं, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता संविदा कर्मी हैं। बताओ यस, क्या शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है, जल्दी से बताइए। प्री रीट एग्जाम का रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगा? कुछ नहीं बच्चे, एप्लीकेशन पर जाओ, आपको पता लग जाएगा, है ना। जहाँ भी प्री रीट एग्जाम लिखा हो वहाँ क्लिक करना, अपने आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, हाँ जी, क्या आंसर है? यस, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता संविदा कर्मी है, ये सही नहीं है भाई। इसमें लाभार्थी कौन कौन होते हैं? जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई हो, या जो कुष्ठ रोग से, जिनके माता पिता कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, या जिनके माता पिता क्या हैं? दिव्यांग हैं। कौन सी योजना? पालनहार योजना। ठीक है, सिंपल लिखा हुआ है। अनाथ, इसका उद्देश्य क्या है पालनहार योजना का? अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता देना। ठीक है, जो बजट आया है 23-24, इस बजट के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष के बच्चे जो हैं, आंगनबाड़ी जाने वाले अनाथ बच्चों को तो 1500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। ठीक है, और जो अन्य श्रेणी के बच्चे हैं उनको 750 रुपये प्रति माह। 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए देख लीजिए, 6 से 18 वर्ष के बच्चों को क्या मिलेगा? स्कूल जाने वाले अनाथ बच्चों को 2500 रुपये दिए जाएंगे और अनाथ के अलावा जो अन्य श्रेणी के बच्चे हैं उनको 1500 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? लाडो प्रोत्साहन योजना जो शुरू हुई 1 अगस्त 2024 को, लाडो प्रोत्साहन योजना के संबंध में कौन सा असत्य कथन है? असत्य कथन ढूंढना है बेटा, असत्य कथन है यानी सत्य नहीं है। गरीब परिवार की बालिका का जन्म सरकारी अस्पताल या जननी सुरक्षा योजना के लिए स्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थान में होना चाहिए। यह योजना पूर्व में संचालित राजश्री योजना का संशोधित रूप है। इस योजना का नोडल विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग है। इस योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म पर ₹2 लाख का सेविंग बॉन्ड दिया जाता है। कौन सा सही नहीं है बताइए, कौन सा सही नहीं है? यस, बिल्कुल। देखिए, गरीब परिवार की बालिका का जन्म कहाँ होना चाहिए? सरकारी अस्पताल या फिर जननी सुरक्षा योजना के लिए स्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थान में होना चाहिए। बिल्कुल सही। यह योजना पूर्व में संचालित है, पूर्व में संचालित राष्ट्रीय योजना, पूर्व में संचालित थी राष्ट्रीय योजना जिसके तहत 50,000 रुपये राशि स्वीकृत की गई थी। ठीक है, 50,000, उसी का ये संशोधित रूप है। इस योजना का नोडल विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग है। इस योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म पर 2 लाख रुपया दिया जाता है। नहीं, ये सही नहीं है। 2 लाख रुपया नहीं दिया जाता। कितना दिया जाता है बेटा? 1 लाख रुपया दिया जाता है। ठीक है, 1 लाख रुपया दिया जाता है, जबकि राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत कितना दिया जाता था? 50,000 रुपये दिए जाते थे। क्लियर? यस। देखिए, श्री कृष्ण भोग योजना मार्च 2024 से संबंधित कथन नहीं है। इससे संबंधित कौन सा कथन नहीं है बताइए? आमजन द्वारा बच्चों के लिए भोजन का आयोजन करवाना,
पाउडर मिल्क से तैयार दूध उपलब्ध करवाना, प्राथमिक कक्षा से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को भोजन करवाना, घर में वैवाहिक वर्षगांठ, जन्मदिन तथा त्योहारों पर भोग का आयोजन करवाना। बताइए कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है? 26 का आंसर क्या होगा? हाँ बेटा बिल्कुल सही है। टाइम पर कोई भी सरकार नहीं देती, लेकिन हो सकता है कि टाइम की बात तो दे दे। बिल्कुल, योजनाएं केवल पेपर पर ही नहीं रह जानी चाहिए, योजना को यथार्थ के धरातल पर उतरने की आवश्यकता है। यू आर राइट बेटा, बिल्कुल। चलिए आंसर दे रहे हैं क्या? क्या आंसर दे रहे हैं? इसमें आंसर क्या आएगा? इसमें आंसर क्या आएगा? नंबर 4 आंसर आएगा इसमें। नहीं 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 नहीं, नंबर 4 तो नहीं आएगा बेटा। आप डी आंसर बता रहे हैं, सभी डी आंसर बता रहे हैं। क्या बात है? श्री कृष्ण भोग योजना है बेटा, श्री कृष्ण भोग योजना, इसमें डी आंसर होगा। थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा सा गौर करें, डी आंसर कैसे हो सकता है? क्या होगा इसमें आंसर? श्री कृष्ण भोग योजना की बात है। देखिए ये जो योजना है, इसलिए आम जन द्वारा बच्चों के लिए भोजन का आयोजन किया जाता है, आम जन द्वारा। ठीक है, प्राथमिक कक्षा से 8वीं तक की कक्षा के बच्चों को भोजन करवाया जाता है, सही है। अरे घर में वैवाहिक वर्षगांठ होती, जन्मदिन तथा त्योहार पर भोग का आयोजन है ना घर में, तो भोग का इन बच्चों के लिए भी आयोजन कर दिया जाता है। ये यहाँ सही नहीं। पाउडर मिल्क से तैयार दूध उपलब्ध करवाना, ये पन्ना धाय बाल गोपाल योजना के अंतर्गत होता है। ठीक है, ये जो बात है पाउडर मिल्क से तैयार दूध उपलब्ध करवाना, ये पन्ना धाय बाल गोपाल योजना के अंतर्गत होता है बेटा। आंसर डी नहीं, बी आएगा। क्लियर? चलो देखिए, कौन सी योजना के तहत पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निजी विद्यालयों में आरटी के अंतर्गत निःशुल्क अध्ययनरत बालिकाओं की 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई निरंतर जारी रखने का उपहार प्रदान किया? यस, आपको पता होगा आरटी जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात होती है और कक्षा 1 से 8 तक की यही बात होती थी, कक्षा 1 से 8। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई 8 से बढ़ाकर 12 कर दी, 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई निरंतर जारी रखने का उपहार प्रदान किया। बताइए किस योजना के अंतर्गत? किस योजना के अंतर्गत? किस योजना के अंतर्गत? ना, ये भी अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हुई है बात, लेकिन योजनाएं लागू होने में समय लगता है। बट अभी तो हमें योजनाएं पढ़नी है, बाकी चर्चा करनी नहीं है। यस बेटा, क्या आएगा आंसर? कौन सी योजना है? इंदिरा गांधी फीस पुनर्भरण योजना। यस, लखपति दीदी योजना नहीं है। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत तो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्हें ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। उड़ान योजना के अंतर्गत विद्यालयों में सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाते हैं। गार्गी पुरस्कार योजना के अंतर्गत 10वीं व 12वीं कक्षा में 75% या इससे अधिक अंक लाने वाली छात्राओं को पुरस्कृत किया जाता है। ठीक है बेटा, तो आंसर आएगा नंबर 1। क्लियर? चलो ये आ गई मुख्यमंत्री पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। पन्नाधाय बाल गोपाल योजना, बाल गोपाल को क्या किया जाता है? हाँ, मक्खन खिलाया जाता है, दूध पिलाया जाता है। बाल गोपाल योजना 4 सितंबर 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पाउडर मिल्क से तैयार दूध उपलब्ध करवाना, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 150 मिलीलीटर दूध उपलब्ध कराना, कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 300 नहीं 200 है यहाँ पर बेटा, 200 मिलीलीटर दूध उपलब्ध करवाना, बच्चों के लिए गर्म भोजन उपलब्ध करवाना। बताओ क्या आंसर आएगा? यस, सूर्या, यस, लक्ष्मी, नेपा, पूजा, प्रेम, प्रियंका, रिचा, सुभाष। और
बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। देखिए, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पाउडर में से तैयार दूध उपलब्ध करवाया जाता है। 1 से 5 तक के तो कितना 150 मिलीलीटर और 6 से 8 तक के बच्चों को 200 मिलीलीटर दूध उपलब्ध करवाना। क्लियर। बच्चों के लिए गर्म भोजन उपलब्ध करवाना, ये तो पीएम पोषण योजना है। ठीक है, तो आंसर आएगा नंबर 4। चलिए देखिए, समाज में लिंग भेद उन्मूलन और बालिका के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना को स्वीकृति दी गई? बताइए। गरिमा बालिका संरक्षण सम्मान योजना, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना, मुख्यमंत्री राजश्री योजना। आंसर क्या आएगा? पूजा, महेंद्र, खुशबू, रोशन, ललिता, संजू, राम, गोलू। यस बेटा, अलग अलग आंसर दे रहे हो बेटा। एक आंसर चाहिए, एक आंसर। समाज में लिंग भेद उन्मूलन और बालिका के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना को स्वीकृति दी गई? कौन सी योजना को स्वीकृति दी गई? नाम है मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना। एक बालिका या 2 बालिका के जन्म के पश्चात नसबंदी करवाने पर राशि दी जाती है। और पता होना चाहिए आपको कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राशि 10,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दी है। ठीक है, 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 30,000 कर दी है। क्लियर। ये जो है गरिमा बालिका संरक्षण सम्मान योजना, इसमें बालिकाओं के प्रति हिंसा और शोषण को रोकने के लिए जो भी संगठन कार्य करते हैं उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। हमारी मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के अंतर्गत 10वीं में 75% इससे अधिक अंक लाने वाली बालिकाओं को प्रोत्साहित किया जाता है। मुख्यमंत्री राशि योजना आपको पता ही है, जो वर्तमान में लाडो प्रोत्साहन योजना के नाम से, लाडो प्रोत्साहन योजना जिसमें 1 लाख दिया जाता है, राष्ट्रीय में 50,000 दिया जाता था। क्लियर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। साइकिल वितरण योजना 2022-23 किसके लिए आरंभ की गई? किसके लिए आरंभ की गई? किसके लिए आरंभ की गई बताओ। मेरा नाम नहीं लिया बेटा, नाम कैसे लूं बेटा, पॉसिबल ही नहीं है। एक पूछ रहे बुद्धि का सबसे पहले वैज्ञानिक मापन, पढ़ा रही हूँ, NEP पहुंच रहे हैं बुद्धि पर। सबसे पहला मापन किया था बेटा अल्फ्रेड बिने ने। चलो इधर आ जाओ वापस। साइकिल वितरण योजना किसके लिए आरंभ की गई? आंसर 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 क्या आ रहा है? आंसर क्या आ रहा है? यस यस यस। आर्थिक कमजोर वर्ग की छात्रा की कक्षा 6 से 8 तक की छात्राओं के लिए जिनके माता पिता की वार्षिक आय 1 लाख से कम होती है, उनको ठीक है स्कूल विद्यालय आने में सुविधा हो, इसके लिए उन्हें साइकिल वितरण योजना में से लाभान्वित किया जाएगा। ये जो बंजारा, गाड़िया, लोहार, एबार, इनके लिए तो स्कूटी योजना थी एक, आपको पता होगा। देवनारायण, इनके लिए कौन सी थी? देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना। और उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के लिए भी एक स्कूटी योजना थी, कालीबाई। ठीक, कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, वो उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के लिए है। और बंजारा, गाड़िया, लोहार, रेबारी, गुर्जर वगैरह के लिए देवनारायण स्कूटी योजना है, वो ध्यान रखनी है आपको। बाकी साइकिल वितरण योजना तो आर्थिक कमजोर वर्ग की कक्षा 6 से 8 तक की छात्राओं के लिए ये योजना है। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट क्लास के लिए बिल्कुल रेडी रहिए बेटा। 2 मैराथन क्लास लेकर आऊंगी, बिल्कुल ध्यान से सुन लो। और वापस बोल रही हूँ, कुछ भटकने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 21 क्लास ले चुकी हूँ आज तक में, ठीक है, रीट 2025 की 21 क्लासेस टॉपिक वाइज ली है, कंप्लीट टॉपिक को मैंने कवर करवा दिया है। और इसके बाद 2 मैराथन क्लास आपके लेने वाली हूँ। 21 क्लास को देखिए, 2 मैराथन क्लास देखिए, इसके बाहर कहाँ से प्रश्न आएगा बेटा? कहीं से नहीं आएगा। इतना विश्वास आपको रखना है, हर विश्वास जिताता है।
तो महामैराथन क्लास 20 फरवरी को लेकर के आ रही हूँ, गुरुवार 20 फरवरी महामैराथन क्लास इसी चैनल पर 8 बजे। बिल्कुल ध्यान देना ना, बिल्कुल ध्यान दे लेना। और नेक्स्ट बात ये, प्री रीट एग्जाम वापस सुन लो, प्री रीट एग्जाम आपको देना चाहिए, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है। विजय एजुकेशन एप्लीकेशन पर जाकर के बिल्कुल जो फ्रंट पेज है, होम पेज है, उसी में नीचे नीचे लिखा हुआ है प्री रीट एग्जाम, उस पर क्लिक करिए, रजिस्ट्रेशन करवाइए सॉरी रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद एग्ज़ाम देना है। कल एग्ज़ाम का टाइम क्या है? कल एग्ज़ाम का टाइम है 8 से 10:30 का टाइम है। बार बार बोल रही हूँ, पेपर जरूर देना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, और कितने अच्छे क्वेश्चन है, पेपर कितना अच्छा लगा, ये भी फीडबैक आपको देना चाहिए। व्हाट्सएप सपोर्ट पर आप जाकर के अपना बिल्कुल फीडबैक दे सकते हैं कि पेपर का स्टैंडर्ड आपको कैसा लगा, पेपर कैसा लगा, कितने क्वेश्चन आप हल कर पा रहे हैं और कितने नहीं, सारी चीज़ आप बिल्कुल व्हाट्सएप पर भी सेंड कर सकते हैं। पेपर देना बहुत ज़रूरी है, दीजिए। बार बार बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। ठीक है, ये वाली बात। और किसी भी क्वेश्चन को रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको पता है, जब आप पेपर को सबमिट कर देते हैं, सबमिट करने के बाद व्यू रिजल्ट पर जाना, व्यू रिजल्ट पर जैसे ही क्लिक करते हो तो करेक्ट इनकरेक्ट वगैरह आ जाते हैं। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है, क्लिक करना, करेक्ट पर, क्वेश्चन नंबर पर जाना, क्वेश्चन नंबर पर जाना, फिर आपको साइड में एक ट्रायंगल दिखाई देगा, उसको प्रेस करना। उसको प्रेस करने के बाद रिपोर्ट आपके सामने खुलेगी। ठीक है, तो जो भी आप उसमें लिखना चाहते हैं उसे सबमिट आप कर सकते हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी पढ़ते रहिए, रिलैक्स होकर पढ़िए, कोई टेंशन वेंशन लेने की कतई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी। नो नेगेटिव मार्किंग बेटा, यस, नो नेगेटिव मार्किंग इन रीट एग्जाम, यस, नो नेगेटिव मार्किंग। बिल्कुल, कल जो पेपर हो रहा है उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप केवल पेपर दीजिए जाकर के। टाइम ध्यान रखना, शाम को जब मैं क्लास लेती हूँ इसी समय टाइम है 8 से, शाम को 8 से 10:30 का पेपर टाइम रहेगा, एक ही टाइम रहेगा, एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। पीडीएफ जरूर आपको दे दी जाएगी। ठीक है, पीडीएफ वहीं आपको मिल जाएगी बेटा, यस यस यस, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डोंट यू वरी, इसके लिए चिंता ना करें। तो महामैराथन क्लास के लिए तैयार रहिए। पहली महामैराथन क्लास 20 तारीख को है, दूसरी महामैराथन क्लास 24 तारीख को है। तो 24 तारीख को मेरी अंतिम क्लास होगी बेटा, और उसके बाद आप एग्ज़ाम देने चले ही जाएंगे। ठीक है, तो महामैराथन क्लास में मिल रहे हैं हम 20 तारीख को। कितनी तारीख को? 20 तारीख गुरुवार को हम मिल रहे हैं। तो सभी की उपस्थिति अनिवार्य है यदि आप पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, रिलैक्स होकर के पढ़ना चाहते हैं। सबसे पहली बात बेटा, घबराहट बिल्कुल छोड़ देना, कर लो जितनी तैयारी करनी है, होगा सो देख ही जाएगी, कोई टेंशन नहीं लेनी है। क्या होगा? कुछ नहीं, सिलेक्शन होगा, अच्छा होगा, है ना, जो भी होगा हम संभाल लेंगे। बस आपको तो केवल रिलैक्स फ्री मोड में पेपर देने जाना है। यहाँ से सारे बर्डन, सारी चिंताओं को निकाल दो, दूर फेंक दो निकाल करके, बिल्कुल रिलैक्स और चिल रहो। जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, अब कोई मारा मारी नहीं करनी, ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ मत करो। जितना पढ़ा उतना काफ़ी है। रिवाइज कर लो एक बार, शांति से तरीके से पेपर देना, आपका पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, कब होगा? जब आप यहाँ से बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे। घबराहट से तो सारे काम बिगड़ जाते हैं बेटा, घबराना नहीं है, तसल्ली से रहना है और पेपर देना है। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं 20 तारीख को गुरुवार शाम 8 बजे इसी चैनल पर। कल एग्ज़ाम देना ना भूलें। कल एग्ज़ाम विजय एजुकेशन एप्लीकेशन पर 8 से 10:30 के बीच एग्ज़ाम है। जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तुरंत रजिस्ट्रेशन करवा लें और एग्ज़ाम के लिए तैयार रहें। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।